हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपको यूपी बोर्ड 2025 की तैयारी। आशा करता हूं आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी 2025 के 5 सबसे महत्वपूर्ण अंतर। बच्चों ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे अंतर हैं जो कि हर बार पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है जो हर साल पूछे जाते हैं। यानी कि आज की इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के पूरे संपूर्ण किताब के 5 महत्वपूर्ण अंतर के बारे में, जो कि बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों पहला अंतर क्या है हमारा, भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष में अंतर लिखिए। बच्चों बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये अंतर है जो कि पिछले वर्ष के एग्जामिनेशन में भी आ चुका है। तो हम लोग सबसे पहले इसी अंतर को देखेंगे। ठीक है, तो चलो इसमें देखते हैं। बच्चों एक तरफ लिखा है भ्रूण कोश और एक तरफ लिखा है भ्रूण पोष। तो बच्चों भ्रूण कोश क्या है, यानी इसमें अंतर लिखने हैं हम लोगों को। अंतर आया करते हैं आपके बायोलॉजी के पेपर में। तो पूरे संपूर्ण किताब के 5 महत्वपूर्ण अंतर हैं जो कि पिछले वर्ष भी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम इनको शुरू करते हैं। ठीक है, एक क्रियाकारी गुरु बीजाणु से परिवर्धित होता है। क्या होता है, भ्रूण कोश क्या होता है, एक क्रियाकारी गुरु बीजाणु से परिवर्धित होता है। यह आवृत्ति बीज पौधों का मादा युग्मकोद्भिद होता है। ठीक है, अब बच्चों भ्रूण पोष हमारा क्या है, भ्रूण पोष में आप क्या लिखेंगे, त्रिसंलयन से बने प्रायः त्रिगुणित यानी कि 3N केंद्रक से विकसित होता है। ठीक है, अनावृत्ति बीज पौधों से यह युग्मकोद्भिद N ही होता है। क्या होता है, ये युग्मकोद्भिद N ही होता है। ठीक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब अगला दूसरा नंबर डाल के आप लोग क्या लिखेंगे, दूसरा अंतर क्या बताएंगे आप लोग। पहला अंतर तो भाई हो गया। ठीक है, तो यह प्रायः केवल 8 केंद्रकों तथा कुछ जीव द्रव्यों से बनी सदैव अगुणित संरचना है। क्या है, 8 केंद्रकों से बनी है, 8 केंद्रकों तथा कुछ जीव द्रव्यों से बनी सदैव अगुणित संरचना होती है। क्या होती है, भ्रूण कोश जो है हमारी, और जो भ्रूण पोष है वो यह अगिनत यानी कि जिसको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, केंद्रकों वाली ये कितने 8 केंद्रक है, ये अगणित केंद्रकों वाली है। ठीक है, अगणित केंद्रकों वाली संरचना है जो प्रायः त्रिगुणित यानी कि 3N होता है, किंतु अनावृत्त बीजियों में यह अगुणित ऊतक के रूप में होता है। किसमें, अगुणित ऊतक के रूप में होता है, यानी जिसको अगुणित कर दें, अगुणित यानी कि गुणा ना किया जा सके, अगुणित ऊतकों के रूप में होता है। कौन होता है, भ्रूण पोष हमारा होता है। अब जो हमारा भ्रूण कोश है उसमें कह रहा है यह मादा जनन इकाई को आश्रय देने वाली संरचना है, यानी मादा जनन इकाई को आश्रय देने वाली संरचना है। और जो हमारा भ्रूण पोष में है इसमें हम लिखेंगे इसका निर्माण निषेचन के पश्चात होता है। किसके पश्चात, निषेचन के पश्चात। तो बच्चों इसमें हम लोग कितने अंतर पढ़ चुके हैं, 3 अंतर, 1 2 3 किसमें करे हैं, भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में करें। ठीक है, तो बच्चों 3 अंतर आपके लिए पर्याप्त है क्योंकि इसमें ज्यादातर नहीं पूछा जाएगा। अगर आप लोग 3 अंतर दे देंगे तो आप लोगों के लिए पर्याप्त है और आपको जो एग्जामिनर होगा नंबर देने के लिए भी पर्याप्त है, वो आपको पूरे के पूरे नंबर ही देगा। ठीक है, अब बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बच्चों कुछ इस प्रकार पूछा जाता है, डीएनए तथा आरएनए में प्रमुख अंतर बताइए। बच्चों ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल की एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो डीएनए एक तरफ डालेंगे और एक तरफ डालेंगे आरएनए। बच्चों आप लोगों को रेड वेड पेन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ काला और नीला पेन का प्रयोग करना है और काला नीला स्केच का प्रयोग करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे अच्छे दिखने के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। बाकी आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स बनाते चलिए क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों समय बहुत ही ज्यादा कम बचा हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया तरीके से मेहनत जारी की रखिए, ठंडी वंडी को ध्यान बिल्कुल भी ना दीजिए। तो यहाँ पे पहला अंतर क्या लिखेंगे पहला अंतर है हमारा 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड कुंडलों से बना होता है, यानी हमारा जो डीएनए होता है वो 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड कुंडलों से बना होता है। और जो हमारा आरएनए होता है एक पॉली राइबोटाइड कुंडल से बना होता है। ठीक है, जो हमारा आरएनए होता है। और बच्चों देखो दूसरा नंबर हमारा क्या है, दूसरा नंबर में हम क्या लिखेंगे डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है, यानी कि डीएनए में हमारी डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है और जो हमारा आरएनए है वो राइबोस शर्करा होती है। सिर्फ इसमें राइबोस शर्करा होती है, इसमें डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है। ठीक है, तो अब तीसरा नंबर क्या है, तीसरे नंबर में हम लोग क्या लिखेंगे भाई, इसमें ज्यादा अंतर देंगे क्योंकि इसमें ज्यादा अंतर होते हैं। ठीक है, तो तीसरा नंबर है थाइमीन नाइट्रोजन बेस होता है, यानी इसमें क्या होता है, डीएनए में होता है थाइमीन नाइट्रोजन बेस होता है। और जो हमारा आरएनए है, आरएनए में होता है थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है। किसमें,
यानी कि यहाँ पे थाइमिन नहीं होता आरएनए में, डीएनए में थाइमिन होता है, इसमें थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजन होता है। ठीक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए चौथा हमारा अंतर क्या है। भाई मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट कर रहा, ठीक है। तो चौथा नंबर हमारा है, यह अनुवांशिक पदार्थ है और कोशिका में अंतर वाली सभी क्रियाओं पर आरएनए के द्वारा नियंत्रण करता है। और जो हमारा आरएनए है यह अनुवांशिक पदार्थ है, यह अनुवांशिक पदार्थ नहीं है बच्चों, ठीक है। यह अनुवांशिक पदार्थ नहीं है, हमारा डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है और आरएनए अनुवांशिक पदार्थ नहीं है। और प्रोटीन संश्लेषण में विशेष योगदान देता है। कुछ विषाणु में यह अनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है। ठीक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला देखते हैं हम, अगला हमारा क्या अंतर है। अगला हमारा अंतर है, यह प्रोटीन बनाने के लिए संदेश आरएनए को देता है। यानी अगर प्रोटीन बनाता है हमारी शरीर तो किसको संदेश देता है, आरएनए को संदेश देता है। और यह डीएनए के आदेश के अनुसार प्रोटीन संश्लेषण करता है। जो हमारा आरएनए होता है वो डीएनए के आदेश, यानी आदेश कौन देता है, डीएनए देता है। तो यह डीएनए के आदेश के अनुसार प्रोटीन संश्लेषण कराता है। ठीक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जन्मजात प्रतिरक्षा एवं उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर, यानी इन दोनों में अंतर हम लोगों को बताना है। ठीक है, हम लोग अंतर ही पढ़ रहे हैं, ये हमारा तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है बायोलॉजी में। ठीक है, जन्मजात प्रतिरक्षा एक तरफ हेडिंग डालेंगे, एक तरफ डालेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है बच्चों, इसमें पहला नंबर क्या लिखेंगे, यह एक प्रकार की अविशिष्ट प्रतिरक्षा है। ठीक है, और यह एक प्रकार की रोगजनक विशिष्टता है। क्या है, विशिष्टता, ये अविशिष्टता है, ये विशिष्टता है। ठीक है, अब इसमें जो हमारा जन्मजात प्रतिरक्षा है इसमें लिखेंगे, यह जन्म के समय में उपस्थित रहती है। और जो उपार्जित प्रतिरक्षा है इसका अभिलक्षण स्मृति है। ठीक है, क्या है, स्मृति है। ठीक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और तीसरे नंबर में हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे, यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के अवरोध खड़ा करने से अर्जित होता है। क्या होता है, अर्जित होती है। यानी कि यह जो हमारी प्रतिरक्षा है हमारे शरीर में जो बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के अवरोध खड़ा करने में अर्जित होती है। जैसे कि शारीरिक विरोध, क्या है, जैसे शारीरिक रोग। ठीक है, और जो हमारा इसमें लिखेंगे, इसमें उपार्जित प्रतिरक्षा में उसमें हम लोग लिखेंगे, हमारे शरीर का जब पहली बार किसी रोगजनक से सामना होता है तो यह एक अनुक्रिया करता है। बाद में उसी रोगजनक से सामना होने पर बहुत ही उच्च तीव्रता की द्वितीयक अनुक्रिया होती है। जैसे इसका एग्जांपल क्या आप लोग देख सकते हैं, इसका एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं, मानव में चेचक की बीमारी के लिए प्रतिरक्षा, यानी जब मानव में चेचक की बीमारी होती है उसकी प्रतिरक्षा करता है ये, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया जन्मजात प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर। अब बच्चों हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। बच्चों यहाँ पे हमारा चौथा जो प्रश्न है, यानी चौथा जो अंतर है वो है खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जल में अंतर। ठीक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक तरफ हेडिंग डालेंगे खाद्य श्रृंखला, एक तरफ डालेंगे हेडिंग खाद्य जल डालेंगे। ठीक है, तो देखो हमारा जो खाद्य श्रृंखला है वो क्या है सबसे पहले उसको समझते हैं, खाद्य श्रृंखला को। यह एक सरल प्रकार की संरचना है जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है तथा प्रत्येक पोषी स्तर पर एक ही जीव जाति होती है। ठीक है, और जो हमारा खाद्य जल है वो यह अनेक छोटी छोटी खाद्य श्रृंखलाओं से मिलकर बनी एक जटिल संरचना के रूप में होता है। किसके रूप में भाई, यह क्या होता है, यह अनेक छोटी छोटी खाद्य श्रृंखलाओं से मिलकर बनी एक जटिल संरचना के रूप में होता है। ठीक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब इसमें जो हमारा दूसरा अंतर है उसको क्या देंगे, दूसरा अंतर हम इसमें लिखेंगे, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय तथा एक ही मार्ग से होता है, अर्थात यहाँ कोई विकल्प नहीं होता। यानी जो हमारी खाद्य श्रृंखला होती है उसमें कोई भी विकल्प नहीं होता। ठीक है, और जो हमारी जो खाद्य श्रृंखला होती है और जो हमारा खाद्य जल होता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह एक जल के रूप में होता है। यहाँ प्रत्येक पोषी स्तर पर अथवा कुछ पोषी स्तर पर एक से अधिक विकल्प होते हैं। कितने, एक से अधिक विकल्प होते हैं। यहाँ बच्चों कोई विकल्प नहीं होता और यहाँ पे एक से अधिक विकल्प होते हैं। और जो हमारा तीसरा अंतर इसमें लिखेंगे, भाई इसमें तीन ही अंतर लिखेंगे, तीन अंतर आप लोगों के लिए पर्याप्त हैं। ठीक है,
तो इसमें जो हमारा तीसरा अंतर है वो है सामान्यतः जीवों की संख्या यहाँ कम होती है, यानी खाद्य श्रृंखला में जीवों की संख्या कम होती है। और जो हमारा खाद्य जल है उसमें जीवों की संख्या अपेक्षाकृत यानी कि खाद्य श्रृंखला के अपेक्षाकृत अधिक होती है। ये हमारा बच्चों हो गया चौथा नंबर अंतर। ठीक है, हमने 4 अंतर पढ़ लिए। अब बच्चों पढ़ते हैं पांचवा, जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है। बच्चों जो हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है वो है अंडाणु जनन तथा शुक्राणु जनन में अंतर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि पिछले एग्जाम में हर बार पूछा गया है। यानी 2014 से देख लिया जाए तो ये प्रश्न हर बार किसी न किसी सेट पे टपक पड़ता है। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको कह सकते हैं और आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या एक तरफ डालेंगे अंडाणु जनन, एक तरफ डालेंगे शुक्राणु जनन। तो पहला इसमें क्या डालेंगे, जनन उपकला से जनक कोशिकाएं प्राप्त होती हैं, यह क्रिया अंडाशय में होती है। ठीक है, और शुक्राणु जनन में लिखेंगे जनन उपकला से ही जनक कोशिकाएं प्राप्त होती हैं, परंतु यह क्रिया वृषण में होती है। ठीक है, यह क्रिया किसमें होती है, यह क्रिया बच्चों वृषण में होती है। अब जो हमारा अगला है, अगला यानी दूसरा नंबर, तो इसको देख लेते हैं। यानी अंडाणु जनन में लिखेंगे गुणन प्रावस्था में समसूत्र विभाजन होते हैं और अंडजन कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, और जो शुक्राणु जनन है इसमें गुणन प्रावस्था में समसूत्र विभाजन ही होती हैं, किंतु शुक्राणुजन कोशिकाएं बनती हैं। यानी कि इसमें अंडाणु बनेंगे, इसमें शुक्राणु में शुक्राणु बनेंगे। ठीक है, अब बच्चों जो हमारा तीसरा है, तीसरा हम देख लेते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा हमारा है संपूर्ण प्रक्रिया में 3 प्रमुख प्रवस्थाएं पाई जाती हैं। कितनी? 3 प्रवस्थाएं पाई जाती हैं। अंत में अंडाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, जो हमारा शुक्राणु जनन है उसमें क्या है, समान रूप से 3 प्रवस्थाएं ही पाई जाती हैं। यानी इसमें भी 3 प्रवस्थाएं ही पाई जाती हैं और इसमें भी 3 प्रवस्थाएं ही पाई जाती हैं। अंत में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसमें भी अंत में इसमें अंडाणु का निर्माण होगा और इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होगा। ठीक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला हमारा कह रहा है एक ही मादा युग्मक बनता है। यानी इसमें एक ही मादा युग्मक बनता है, इसे अंडाणु कहते हैं। अंडाणु जनन में क्या लिखेंगे, इसमें एक ही मादा युग्मक बनता है, इसे अंडाणु कहते हैं। और जो हमारा शुक्राणु जनन है उसमें क्या है, एक मात्र कोशिका से, यानी एक कोशिका से 4 नर युग्मक बनते हैं। कितने? 4 नर युग्मक बनते हैं। किसमें से? एक मात्र कोशिका से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पांचवा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, जो कि अंडाणुओं का जनन तथा शुक्राणु जनन में अंतर था। ठीक है, तो बच्चों आशा करता हूं आप लोगों के इसमें से कम भाई अंतर तो क्लियर ही हो गया होगा। यानी बायोलॉजी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर थे पूरी बुक के, उसको मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आशा करता हूं बच्चों ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मिलते हैं किसी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।